का स्वागत भाई, सबको राम राम। आज संडे है, ऑर्गेनन डे है आज, और डेट है आज 19 है, 18 है। डेट क्या है आज प्रशांत? 18। ओके बेटा, तो 18 मई 2025। और ऑर्गेनन में हम पढ़ेंगे एफोरिज्म 74 से आगे। क्या है? आज 74 है और इसके कंटेंट में देख लेते हैं हम 26 पेज नंबर पर 74 में क्या बताना चाह रहे हैं एनिमैन साहब। 74 में बताएंगे कि द वर्स्ट काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज आर दोज प्रोड्यूस्ड बाय द अनस्किलफुलनेस ऑफ एलोपैथिक फिजिशियंस। द मोस्ट एलोपैथिक डेबिलिटेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोशू। एनिमैन साहब थोड़े से यहाँ दुखी से नजर आ रहे, एक तरह से कह रहे हैं कि जो सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीज हैं वो हैं जो कि अनस्किलफुलनेस ऑफ एलोपैथिक फिजिशियंस के द्वारा पैदा हो जाते हैं। वो सबसे ज्यादा वर्स्ट काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस की श्रेणी में आ जाते हैं। द मोस्ट एलोपैथिक डेबिलिटेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोशू, और खास करके जो ब्रोशू साहब ने अपना ट्रीटमेंट लेके आए थे वो वेनिसेक्शन, सेटन्स, ये ना उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, लीच लगाना, तो ये मोस्ट डेबिलिटेटिंग ट्रीटमेंट भी था। और इसमें बड़ा अच्छा सा एक भाव और आएगा डॉक्टर दीपांशी, डॉक्टर प्रशांत, कि इसमें आपको ऐसा सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस की जो स्टेप्स हैं बॉडी में वो किस तरह से बढ़ते हैं, और कौन कौन किसी प्रोसेस सोरा के अंतर्गत आएंगे, कौन से फिर साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं, फिर कौन से सिफिलिटिक में एंटर कर जाते हैं, वो भी इससे बड़ा अच्छा सा भाव समझ में आता है। 74 बहुत अच्छा एफोरिज्म है। इसलिए तो इसमें कह रहे हैं अमंग क्रॉनिक डिजीजेज वी मस्ट स्टिल अलास reckon those so commonly met with artificially produced in allopathic treatment by the prolonged use of violent heroic medicines in large and increasing doses, by the abuse of calomel, corrosive sublimate, mercurial ointment, nitrate of silver, iodine and its ointments, opium, valerian, cinchona bark and quinine, foxglove, prussic acid, sulfur and sulfuric acid, perennial purgatives, venisections, shedding streams of blood, leeches, tissues, satins, etc., whereby the vital energy is sometimes weakened to an unmerciful extent. Sometimes, if it do not succumb, gradually abnormally deranged (bracket में कह रहे हैं) by each substance in a peculiar manner, in such a way that in order to maintain life against these inimical and destructive attacks, it must produce a revolution in the organism and either deprive some part of its irritability and sensibility, or exalt these an excessive degree, cause dilatation or contraction, relaxation or induration, or even total destruction of certain parts, and develop faulty organic alterations here and there in the interior or the exterior, ब्रैकेट में कह रहे हैं cripple the body internally or externally, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं in order to preserve the organism from complete destruction of life by the ever renewed hostile assaults of such destructive forces.
ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, पूरा ये कहीं बीच में फुल स्टॉप ही नहीं था। तो कह रहे हैं अमंग क्रोनिक डिजीजेस, अगर हम क्रोनिक डिजीज की भी बात करें तो उनके बीच में, क्रोनिक डिजीज में से भी हनीमैन साहब बड़े एलास रेकन, एलास जो है ये दुख व्यक्त करने का एक तरीका होता है, अफसोस की तरह से, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट सोरो, एलास का मतलब है, एलास रिकन का मतलब मोटे तौर पर कोई हिसाब अगर कोई लगाए, रीकन का मतलब है मोटा मोटा हिसाब लगाए, और अलास का मतलब है ओ ऐसा बड़ा दुखी के साथ। कह रहे हैं कि क्रोनिक डिजीज में भी बड़े दुख के साथ अगर बड़ा परेशान करने वाली बात या बहुत दुखी बात यह है, अगर आकलन करते हैं तो क्रोनिक डिजीज में से भी वो डिजीज जो कॉमनली मिलते हैं हमें, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर दिए गए होते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, प्रोलॉन्ग यूज करते हुए हीरोइक मेडिसिन, हीरोइक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग काम करने वाली दवाइयां, लार्ज डोजेज और इंक्रीज डोजिंग देने के बाद जो पैदा कर दिए जाते हैं, और उनमें हीरोइक मेडिसिन में ज्यादातर जैसे क्या देते हैं, एब्यूज करके कैलोमल को कोरोसिव सब्लिमेट के द्वारा बहुत दिन तक यूज करके, मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट को यूज करके, नाइट्रेट ऑफ सिल्वर, आयोडीन एंड इट्स ऑइंटमेंट को यूज करके, ओपियम को, वेलेरियन को, शिनकोना बार्क को ओवरडोज दे देकर एंड क्विनीन, शिनकोना बार्क एंड क्विनीन, फॉक्स ग्लो को दे करके, प्रोसिक एसिड, सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड को देते हुए, पेरेनियल परगेटिव्स को देते हुए, ठीक है, पेरेनियल परगेटिव्स पे 73 फुट नोट है, उसको यहीं कहीं पढ़ लेते हैं। 73 में पेरेनियल परगेटिव्स के रूप में कह रहे हैं कि द ओनली पॉसिबल केस ऑफ प्लीथोरा शोज itself with the healthy woman several days before her monthly period with a feeling of a certain fullness of womb and breasts but without inflammation। ये जो पेरेनियल परगेटिव्स कह रहे हैं कि भाई कुछ शरीर से निकाल दो, कुछ ज्यादा अधिक हो गया ब्लड या वो कोई भी प्लीथोरा हो गया, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो प्लीथोरा जैसी बात कह रहे हैं कि ये खून की अधिकता हो गई, इसमें फ्लूइड ज्यादा हो गया, उसे कम कर दो, तो कह रहे हैं कि जो प्लीथोरा जैसी बात ये कहते हैं, तो प्लीथोरा केवल एक स्थिति में संभव है या दिखता है किसी हेल्दी वोमन में, कई दिन पहले जब उसको मंथली पीरियड आना शुरू होता है उससे कई दिन पहले एक प्लीथोरा की कंडीशन आती है केवल, और उसमें फील करती है सर्टेन फुलनेस ऑफ वुम्ब एंड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में और वुम्ब में कंजेशन सा या ब्रेस्ट सा फील करती है, लेकिन वहां कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। केवल संभव पॉसिबल कॉज ऑफ प्लीथोरा वहां पर है, और ये हर जगह प्लीथोरा 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 कह के इन्होंने हर जगह चिपकाना शुरू कर दिया, ऐसा भाव आ रहा है इसमें। कह रहे हैं वेनिसेक्शंस के द्वारा, शेडिंग स्ट्रीम ऑफ ब्लड के द्वारा, लीचीज के द्वारा, इश्यूज करके, सेटन्स लगा करके आदि आदि, ये जो प्रोलॉन्ग और वायलेंट हीरोइक मेडिसिन और इन तरीकों से जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं क्रोनिक डिजीज, वो जो है और ज्यादा मुश्किल भरे होते हैं। कह रहे हैं एटसेट्रा से आगे, हाँ, whereby the vital energy is sometimes weakened to an unmerciful extent, और कभी कभी तो इन तरीकों के द्वारा जो वाइटल एनर्जी है वो एक अनमर्सीफुल एक्सटेंट तक, बिल्कुल एक दयनीय स्थिति के लेवल तक पहुंच जाती है। समटाइम्स इफ इट डू नॉट सुकम्ब ग्रेजुअली एबनॉर्मली ड्रेन, और कभी कभी जब बिल्कुल ही ये मृत्यु के नजदीक ना पहुंच जाए, बिल्कुल निचुड़ ना जाए, तो फिर क्या करती है, ग्रेजुअली एबनॉर्मली ड्रेंज होना शुरू करती है, ये वाइटल एनर्जी ग्रेजुअली एबनॉर्मली ड्रेंज करना शुरू करती है ऑर्गेनिज्म को,
और ये जो ड्रेंजमेंट होता है वो जो सब्सटेंस दिया गया है उसके पिक्यूलियर मैनर में उसी के अकॉर्डिंग ड्रेन शुरू कर देती है, अल्ट्रेशन आने लगते हैं और इन सच ए वे, और इस तरीके से करती है फिर एबनॉर्मली ड्रेन इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ अगेंस्ट दीज इनिमिकल एंड डिस्ट्रक्टिव अटैक्स। लाइफ को मेंटेन रखने के क्रम में, लाइफ को बचाने के क्रम में इन इनिमिकल डिस्ट्रक्टिव अटैक के खिलाफ क्या करती है वाइटल फोर्स बॉडी में? इट मस्ट प्रोड्यूस ए रिवॉल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म। एक क्रांति पैदा होती है और उस क्रांति, एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस जो पैदा होता है उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर सॉरिक प्रोसेस, साइकोसिस प्रोसेस और सिफिलिटिक यहां से पता चलता है। इस रिवॉल्यूशन में आइदर डेप्राइव सम पार्ट ऑफ इट्स इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी और एक्साल्ट दीज एन एक्सेसिव डिग्री। तो यहां तक तो है सो रहा एक तरह से, आइदर डिप्राइव सम पार्ट ऑफ इरिटेबिलिटी, या तो हाइपो कंडीशन में चला जाएगा इरिटेबिलिटी को लेकर के, या फिर हाइपर में चला जाएगा। इरिटेबिलिटी और सेंसिबिलिटी या तो बहुत कम हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा लेवल पे एग्जैजरेट हो जाएगी, एक्साल्ट हो जाएगी, एक्सेसिव डिग्री तक हाइपर सेंसिटिविटी में पहुंच जाएगा प्रोसेस। और ऐसा करते हुए कोज डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन। अब ये डायलेटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन ये साइकोटिक प्रोसेस है। डायलेटेशन हाइपोइलास्टिक, इलास्टिन लेस, फाइब्रिन लेस, और कोई भी कंटेंट बॉडी लेस में चली जाएगी, या फिर इलास्टिन ज्यादा हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे समझने वाली बात है। तो यहाँ से डायलेटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन, यहाँ तक ये साइकोसिस वाला पार्ट अपनाती है बॉडी। और यदि अभी भी नहीं बचा पाती है ऑर्गेनिज्म को वाइटल एनर्जी, तो ये डेविएट कर लेती है इवन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पार्ट्स। ये सिफिलिस हो गया, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पार्ट्स तक भी पहुंच जाती है बात। एंड डेवलप फॉल्टी ऑर्गेनिक अल्टरेशंस हियर एंड देयर इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर, और यहाँ वहां फॉल्टी अल्टरेशंस पैदा कर देती है, विकृतियां पैदा कर देती है, क्रिपल कर देती है बॉडी को, विकृत कर देती है इंटरनली और एक्सटर्नली। नमस्ते भैया। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ बाय द एवर रिन्यूड हॉस्टाइल असॉल्ट्स ऑफ सच डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। और ये सारे की सारी जो रिवॉल्यूशन है वो इसलिए करती है बॉडी ताकि वो ऑर्गेनिज्म को बचा सके कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने से। तो इसलिए वो सर्टेन पार्ट को भी सेक्रीफाइस कर देती है इनके खिलाफ। ये जो एवर रिन्यूड में भी बहुत अच्छा मैसेज छुपा है। एवर रिन्यूड का मतलब है जैसे जैसे समय के साथ साथ ये होस्टाइल अटैक्स भी, चाहे वो ऑर्गेनिज्म के रूप में हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो इनके चोट पहुंचाने के तरीके हैं, ये भी एवर रिन्यूड हो रहे हैं, ये भी डेवलप होते जा रहे हैं। कैसे? पहले मान लो फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक कहते थे ये पॉलीक्रेस्ट है, फिर जनरेशन आ गई, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फिफ्थ जनरेशन की जो मेडिसिन है, अगर वो गलत तरीके से लागू हुई तो वो और भी बारीक नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व हो रहे हैं समय के साथ साथ, इम्यून होते हुए। ये होस्टाइल अटैक्स नए नए और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो हमेशा एवर रिन्यूड हो रहे हैं, इनसे वो बच जाए, इसलिए बॉडी ये 3 प्रोसेस के साथ आल्टर कर लेती है और वाइटल फोर्स के द्वारा। ठीक है भाई? हेलो हेलो। हाँ सर। अच्छा, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही सर, आ रही सर। अच्छा, मैं सोचा कि कहीं मैं ही बोले जा रहा हूँ। सिमरन तो आ गई ना? सिमरन का नाम तो आ रहा है इस पे। चलो, तो अब डॉक्टर साहू सर ये 74 फुटनोट है, 74 फुटनोट पढ़ लेते हैं।
74 फुटनोट में कह रहे हैं, अमंग ऑल इमेजिनेबल मेथड्स फॉर द रिलीफ ऑफ सिकनेस नो ग्रेटर एलोपैथिक इरेशनल और इनअप्रोप्रिएट वन कैन बी थॉट ऑफ देन दिस ब्रोशेक debilitating treatment by means of venesection and hunger diet, which for many years has spread over a large part of the earth. यहाँ पे भाव दे रहे हैं कि इसमें भी ये जो इमेजिनेबल मेथड है एलोपैथिक के एक तरह से, या जितने भी मेथड है ट्रीटमेंट के, अमंग ऑल इमेजिनेबल मेथड फॉर द रिलीफ ऑफ सीकनेस को आराम पहुंचाने के जितने भी मेथड हैं, कह रहे हैं इनमें भी इतना बड़ा नो ग्रेटर एलोपैथिक इरेशनल और इनअप्रोप्रिएट वन कैन थॉट ऑफ देन दिस ब्रोशेक। तो ये जो ब्रोशू साहब ने दिया था, इससे ज्यादा इरेशनल, इससे ज्यादा इनअप्रोप्रिएट, इससे ज्यादा मतलब चोट पहुंचाने वाला, इंजूरियस एक तरह से कह लो, कुछ और नहीं सोचा जा सकता। इनके बीच में भी ये जो रिलीफ देने के लिए सीकनेस को जो मेथड तैयार करे थे डॉक्टर साउसर, इनमें भी जो ब्रोशियक मेथड है ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। कैसे? debilitating treatment by means of venesection and hunger diet, which for many years has spread over a large part of the earth. ये सबसे ज्यादा डेबिलिटेट करने वाला, कमजोर करने वाला ट्रीटमेंट होता है इनमें भी, एलोपैथिक में भी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा वेनिसेक्शन करके या हंगर डाइट करके कई कई सालों तक उसे कमजोर कर दिया जाता है मरीज को। और दुख की बात एक ये भी है कि ये पूरे लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ पर ये फैल भी चुका था, ऐसा तरीका। कह रहे हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ पे ये तरीका फैल भी गया था मैनी ईयर्स। कह रहे हैं नो इंटेलिजेंट मैन कैन सी इन इट एनीथिंग मेडिकल और मेडिसिनली हेल्पफुल, whereas real medicines, even if chosen blindly and administered to a patient, may at times prove of benefit in a given case of sickness because they may accidentally have been homeopathic to the case. करेक्ट? कोई भी एक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, कोई भी एक इंटेलिजेंट मैन जो है वो, नो इंटेलिजेंट मैन कैन सी इन एनीथिंग, किसी भी इंटेलिजेंट इंसान को कुछ भी नहीं दिखता है इस मेडिकल या मेडिसिनली हेल्पफुल में जो ये करते हैं। एक कोई अगर थोड़ा सा भी दिमाग रखता है उसे इसमें कुछ भी सही नहीं दिखता, कुछ नजर नहीं आता कि कोई मदद हो रही हो मेडिकली। हाँ, whereas real medicines, even if chosen blindly and administered to a patient, अगर वास्तव में कोई रियल मेडिसिन ब्लाइंडली चुनने के दौरान एडमिनिस्टर्ड कर दी हो पेशेंट को और वहां पर वो कभी कभी बेनिफिशियल प्रूव हुई हो, तो वहां भी क्या कारण होगा उसके बेनिफिशियल होने के पीछे कारण ये था कि वो एक्सीडेंटली होम्योपैथिक हो गई थी केस के साथ, इसलिए वहां बेनिफिट भी मिल गया। अदरवाइज मेडिकल या मेडिसिनली कोई हेल्पफुल रिजल्ट नहीं नजर आता। बट फ्रॉम वेनिसेक्शन हेल्दी कॉमन सेंस कैन एक्सपेक्ट नथिंग मोर देन सर्टेन लेसनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ। चलो, मेडिसिन कहीं भी फिट कर दी ब्लाइंडली, वहां तो चलो मान भी लेते, कभी यदा कदा एक्सीडेंटली होम्योपैथिक हो गई तो वहां रिजल्ट आ गया। भैया ये जो वेनिसेक्शन करते हैं इसके द्वारा तो कोई भी हेल्दी कॉमन सेंस, जिस इंसान में हेल्दी कॉमन सेंस होगी या कोई भी हेल्दी कॉमन सेंस वाला, कैन एक्सपेक्ट नथिंग मोर देन सर्टेन लेसनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ वेनिसेक्शन के द्वारा तो सिवाय जीवन के अल्पायु बनाने के, जीवन को शॉर्ट करने के सिवाय दूसरा कुछ रिजल्ट आता नहीं। वेनिसेक्शन को तो 100 के 100% नकार दिया हनीमैन साहब। ठीक है साहब? बिल्कुल सर। हाँ,
it is a sorrowful and wholly groundless fallacy that most and indeed all diseases depend on local inflammation. और ये सबसे ये एक बहुत ही दुखदाई और पूर्ण रूप से आधारहीन जो फैलेसी है, ये झूठा रॉन्ग आइडिया जो है, फैलेसी रॉन्ग आइडिया या फॉल्स बिलीफ है, दैट मोस्ट इंडीड ऑल डिजीज डिपेंड ऑन लोकल इन्फ्लेमेशन। और ये जो ग्राउंडलेस फैलेसी और बहुत ही ये दुखदाई जो तरीका है, ये मोस्ट ऑफ द ज्यादातर डिजीज जो लोकल इन्फ्लेमेशन के ऊपर आधारित हैं, उन पे तो इसको बहुत ज्यादा अपनाया जाता है, वेनिसेक्शन वगैरह। Even for true local inflammation, the most certain and quickest cure is found in medicines capable of taking away dynamically the arterial irritation upon which the inflammation is based, and this without the least loss of fluid and strength. अब यहाँ एनीमैन साहब ने इसका काउंटर दूसरी तरफ बताना शुरू करा। कह लगे भले चाहे लोकल इन्फ्लामेशन ही क्यों ना हो, वो भी मोस्ट सर्टेन और क्विकेस्ट क्योर हो जाता है उनका भी, यह पाया गया होते हुए उस मेडिसिन के द्वारा, मेडिसिन कैपेबल ऑफ टेकिंग अवे डायनेमिकली द आर्टीरियल इरिटेशन अपॉन विच इन्फ्लेमेशन इज बेस्ड, एंड दिस विदाउट द लीस्ट लॉस ऑफ फ्लूइड। जो मेडिसिन डायनेमिकली आर्टीरियल इरिटेशंस को दूर करती हो, उस मेडिसिन के द्वारा मोस्ट सर्टेन और क्विकेस्ट वे में पाया गया है इनका ठीक होना, उस इरिटेशन, उस आर्टीरियल इरिटेशन को दूर करने के बाद जो जिसके ऊपर इन्फ्लेमेशन बेस था, और लीस्ट लॉस ऑफ फ्लूइड एंड स्ट्रेंथ। लीस्ट का मतलब नगण्य, ना तो फ्लूइड का लॉस हुआ और ना स्ट्रेंथ का लॉस हुआ। और दूसरी तरफ ये वेनिसेक्शन करके उसको डेबिलिटेट कर देते हैं और उसके जीवन को शॉर्टेंड कर देते हैं। लोकल वेनिसेक्शंस इवन फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट ओनली टेंड टू इंक्रीज रिन्यूड इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज पार्ट। ये जो लोकल वेनिसेक्शन कर देते हैं लोकल इन्फ्लेमेशन पर, अफेक्टेड पार्ट पर, इनकी तो टेंडेंसी ही ये है कि ये और ज्यादा नया नया इन्फ्लेमेशन उस पार्ट पे पैदा करेंगे या कर देते हैं। एंड प्रिसाइजली सो इट इज जनरली इनएप्रोप्रिएट, AYE, ए का मतलब होता है यस, हाँ, मर्डरस, टू टेक अवे मैनी पाउंड्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन्स इन इन्फ्लेमेटरी फीवर। When a few appropriate medicine would dispel this irritated arterial state, driving the hitherto quiet blood together with the disease in a few hours without the least loss of fluid and strength. करें local venesection, even more local venesection even from the affected part only tend to increase the renewed inflammation of the disease part। यहां तक हो गया। कह रहे हैं एंड प्रिसाइजली सो इट इज जनरली इनएप्रोप्रिएट, और ये बिल्कुल प्रिसाइजली का मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से अगर बताया जाए, एकदम सही सही, ये जनरली बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। और हाँ, केवल इनएप्रोप्रिएट ही नहीं, ये मर्डरस भी है, ये तो एक मर्डर करने जैसा है। To take away many pounds of blood from the veins in inflammatory fever, many pounds of blood को बहा देना वेनिसेक्शंस के द्वारा, लीचीज के द्वारा वेन से इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में, ये तो भाई एक तरह से मर्डरस है पूरा। When a few appropriate medicines, अब आगे कह रहे हैं, जबकि एक few appropriate medicines would dispel this irritated arterial state, बहुत कुछ एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन की मात्रा ही या मेडिसिन ही डिस्पेल कर देती हैं इस इरिटेटेड आर्टेरियल स्टेट को, ड्राइविंग द हिदरटू क्वाइट ब्लड टुगेदर
with the disease in a few hours without the least loss of fluid and और जो शांत कर देती हैं एक तरह से, जो ब्लड का एक वो प्लीथोरा कह लो या जो भी आ रहा था उसको उसको दूर कर देती हैं, ब्लड के उस कंजेशन को डिजीज के साथ साथ कुछ एक घंटों में ही बिना नुकसान करे कि फ्लूइड का और स्ट्रेंथ। Such great loss of blood is evidently irreplaceable for the remaining continents of life, since the organs intended by the Creator for blood making have thereby become so weakened that while they may manufacture blood in the same quantity but not again of the same good quality। डॉक्टर साहब सर ध्यान देना बात पर, कह रहे हैं सच ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड इज एविडेंटली इररिप्लेसेबल फॉर द रिमेनिंग कॉन्टिनेंट्स ऑफ लाइफ। जो बचा हुआ जीवन है बाद का, पूरे जीवन भर फिर ये जो बहा दिया था खून, ये रिप्लेस होना एविडेंटली इररिप्लेसेबल है। ये बिल्कुल एक तरह से पुख्ता रूप से ये रिप्लेस नहीं हो सकता, अब ये वापस नहीं आ सकता। और क्यों नहीं आ सकता ये भी बताया। Since the organs intended by the creator for blood making, क्योंकि जो एक क्रिएटर ने, प्रभु ने जो ये ब्लड मेकिंग ऑर्गन बनाया था इस तरीके के द्वारा, वो इतना वीकेंड हो जाता है while they may manufacture blood in same quantity, कि वो सेम क्वांटिटी में तो बना देगा ब्लड को फिर से, परंतु अगेन ऑफ द सेम गुड क्वालिटी नहीं बना सकता। क्वांटिटी तो पूरी हो जाएगी लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। एंड हाउ इम्पॉसिबल इज इट फॉर दिस इमेजिन्ड प्लेथोरा टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन such remarkable rapidity and so to drain it off by frequent venisections when yet an hour before the pulse of this heated patient was so quiet। अब यहाँ एक बात और कह के चले, यहाँ कह रहे हैं यार ऐसे ये कैसे, एंड हाउ इम्पॉसिबल, और कह रहे देखो ये कितना इम्पॉसिबल है कि ये जो इमेजिन्ड प्लीथोरा इन्होंने घोषित कर दिया जो पैदा हुआ है इतना जल्दी और ड्रेन इट ऑफ बाय फ्रीक्वेंट वेनिसेक्शन के द्वारा बार बार खून निकालने के बाद भी वो बहुत जल्दी जो हो जा रहा है येट एन आवर बिफोर, वो मतलब वो कैसे हो जा रहा है जब 1 घंटे पहले ही उस मरीज की पल्स और उस पल्स जो है बिल्कुल ठीक ठाक थी। हीटेड पेशेंट की बिफोर द फीवर एंड चिल स्टेज और फीवर के आने से पहले तो पल्स भी ठीक थी, ना प्लीथोरा था, तो इतनी जल्दी इतना खून आ गया कि भाई वो हाँ जो इतना शांत था। डॉक्टर दीपिका आप अब आए हो? जी बॉस थोड़ा लेट हो गए थे। चलो कोई बात नहीं। तो पेज नंबर 163 पर फुटनोट चल रहा है 74 पे, इसमें लास्ट वाली वो चल रही है लाइन है, उसमें कह रहे हैं कि ये जो ब्लड बहा देते हैं ये बिल्कुल इररिप्लेसेबल है। और बड़ी अच्छी बात यहाँ बताई कि एक बार को क्वांटिटी तो आ जाएगी वापस, जो ऑर्गन्स बनाए हैं क्रिएटर ने, ब्लड मेकिंग ऑर्गन्स इतने कमजोर हो जाते हैं वो इनके वेनिसेक्शन के द्वारा कि एक बार को क्वांटिटी तो बना देंगे डॉक्टर दीक्षिका वो, लेकिन सेम गुड क्वालिटी कभी भी नहीं बन सकती ताउम्र रिमेनिंग कॉन्टिनेंस ऑफ लाइफ का है फिर कि वो भरपाई हो ही नहीं सकती क्वालिटी के रूप में। और कह रहे हैं कि ये कितना असंभव है। देखो जो कुछ घंटे पहले वो व्यक्ति जब उसको फीवर और चिल स्टेज नहीं आई थी, हीटेड पेशेंट कुछ देर पहले तो उसकी पल्स क्वाइट थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी तेजी के साथ उसमें ये प्लीथोरा हो गया, इतनी जल्दी उसमें खून इतना ज्यादा हो गया और बार बार वेनिसेक्शन करने के बाद भी। कह रहे हैं नो मैन, no sick person has ever too much blood or too much strength। ना तो कोई व्यक्ति और ना कोई बीमार व्यक्ति कभी भी इतना ज्यादा ब्लड उसमें होता ही नहीं एक्स्ट्रा, या टू मच स्ट्रेंथ उसमें होती ही नहीं
कि जो बार बार इनके निकालने के बाद भी वो कुछ ही क्षणों में फिर से भर जाए ब्लड उसमें। आगे कह रहे हैं ऑन द कॉन्ट्ररी एवर सिक मैन लैक्स स्ट्रेंथ अदरवाइज हिज वाइटल एनर्जी वुड हैव प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। बल्कि यहाँ तो हनीमैन साहब को ये कहना चाहिए था, मूर्खो एक बात समझ लो, इसके उल्टा तो सिक मैन जो है, जो बीमार व्यक्ति है, उसमें तो स्ट्रेंथ कम है। अगर उसमें स्ट्रेंथ होती दीपशिखा उसकी वाइटल एनर्जी में, तो वो रोक ना देता डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को। वो जो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज हो रहा है उसे रोक ना देता अगर उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई होती। जिसे आप ये कह रहे हो कि साहब ब्लड बहुत हो गया इसमें से निकाल दो, कह रहे हैं उसकी जगह वो तो और इतना कमजोर है, नहीं तो उसका वाइटल एनर्जी रोक ना देती डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज को। ये भी नहीं समझ में आया इनकी। कह रहे हैं दैट thus it is irrational and cruel and add to this weakened patient a greater, indeed the most serious source of debility that can be imagined। तो भैया कुल मिला कह रहे हैं अतः ये जो इरेशनल और क्रूअल तरीका है इनका, ये और ज्यादा ऐड कर देता है वीकेंड पेशेंट में और ज्यादा ग्रेटर पैमाने पर इंडीड द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ डेबिलिटी दैट कैन बी इमेजिन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते या इमेजिन की जा सकती है कि ये कितनी ज्यादा ग्रेटर मात्रा में ये और ज्यादा डेबिलिटी क्रिएट कर देता है। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ डेबिलिटी है। फिर ये मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ डेबिलिटी तो इसलिए है क्योंकि ये ब्लड को ले जा रहा है बहा के वेनिस सेक्शन ऑफ लीचेस। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना उसको कमजोर कर देने वाला। इट इज ए मर्डरस माल प्रैक्टिस इरेशनल एंड क्रूअल बेस्ड ऑन ए होली ग्राउंडलेस एंड एब्सर्ड थ्योरी इंस्टेड ऑफ टेकिंग अवे हिज डिजीज विच इज एवर डायनेमिक एंड ओनली टू बी रिमूव्ड बाय डायनेमिक पोटेंसी। लास्ट में रिमार्क दे दिया उन्होंने एक तरह से। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि ये भाई मर्डरस है, ये मर्डरस माल प्रैक्टिस है, इरेशनल भी है और क्रूअल भी है, और ये बेस्ड है पूर्ण रूप से ग्राउंडलेस और एब्सर्ड थ्योरीज के ऊपर आधारित है। पूर्ण रूप से ये आधारहीन और बेतुकी जो थ्योरी बना दी गई थी उनके ऊपर आधारित है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अवे हिज डिजीज, ये डिजीज को तो क्या ले जाता है दूर। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अवे हिज, अच्छा इसके अलावा डिजीज को दूर कर दिया जा सकता है विच इज एवर डायनेमिक एंड ओनली टू बी रिमूव्ड बाय डायनेमिक पोटेंसी। हाँ, भाव ये है कि ये बिल्कुल ग्राउंडलेस और एब्सर्ड थ्योरी के ऊपर आधारित है। ये मर्डरस माल प्रैक्टिस इरेशनल और क्रूअल है, और ये दूर करने के बजाय उस डिजीज को जो डायनेमिक है अपने स्वभाव से, और वो डिजीज डायनेमिक केवल कैसे रिमूव होएगा, केवल और केवल डायनेमिक पोटेंसीज के द्वारा ही जो दूर हो सकता है। उसके लिए तो ये एक तरह से मर्डरस माल प्रैक्टिस इरेशनल और क्रूअल है, जो आधारहीन और बेतुके सिद्धांतों के ऊपर निहित है। ये था भाई 74। बड़ा अच्छा एफोरिज्म है डॉक्टर दीपशिखा, ये 74 आप जानते ही है। इसमें तीनों प्रोसेस दिखते हैं कि सोरा क्या है, फिर साइकोसिस क्या है, फिर सिफिलिस के तीनों शेड नजर आती हैं इसमें। बार बार बड़े सर इसको बताते थे, देखो वहां पहले सोरा तक कहाँ है, सोरा तक बंदा जब वहां है जहां तक उसकी सेंसिटिविटी हाइपर या हाइपो हो रखी है। देखो अब ये साइकोसिस में चला गया, अब यहाँ इलास्टिन लेस या इलास्टिन एक्सिस, फाइब्रिन लेस या फाइब्रिन एक्सिस, या हाई है ना करके डायलेटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इंड्यूरेशन, इन 4 पार्ट को बड़े सर लिया करते थे कि साइकोटिक प्रोसेस है। और लास्ट में देखो अब जब इससे भी काम नहीं चला तो फिर ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पार्ट तक बात पहुंच गई, वो सिफिलिटिक प्रोसेस। तो इस एफोरिज्म में तीनों प्रोसेस बॉडी के डिफेंस के तीनों इसमें बार बार सर इसको कोट क्या करते थे बड़े सर।
ठीक है भाई। तो खैर बहुत अच्छा रहा ये 74 हो गया है, और 75 छोटा सा है, इसे और कर लेते हैं। किसी को कुछ कहना है क्या? कोई सवाल है किसी का? डॉक्टर सिमरन, आपकी आवाज धीमी आ रही है ना? हाँ। अच्छा, आप ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर से बोल रहे हो। चलो, बस आवाज प्रॉब्लम कर रही है पहुंचने में। हाँ वही तो 75 और कर लेता हूँ बेटा, छोटा सा है। जी 75 एफोरिज्म के कंटेंट में चलते हैं। पहले 26 पेज पे है। 75 एफोरिज्म में बताएंगे दीज आर द मोस्ट इनक्योरेबल। आय हाय, 75 और 76 बहुत ही खूबसूरत वो है, खूबसूरत इन द सेंस बहुत ही आई ओपनर एफोरिज्म है। 75 में बताएंगे कि किस तरह से उस लेवल पे पहुंच जाता है मर्ज इनके द्वारा कि वो क्योर होने से भी कैटेगरी से भी बाहर हो जाता है। और 70 उस कंडीशन में क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, वो बताएंगे। तो 75 में कह रहे हैं दीज आर द मोस्ट इनक्योरेबल। अब मोस्ट इनक्योरेबल डिजीज कौन से होते हैं या कौन से हो सकते हैं होम्योपैथिक में, वो बताएंगे। कौन सा लेवल, कौन सा स्टेट ऐसी हो जाती है इनकी। कह रहे हैं 75 में दीज इनरोड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड बाय द एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं मोर पर्टिकुलरली इन रिसेंट टाइम आर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेज द मोस्ट डेप्लोरेबल, द मोस्ट इनक्योरेबल। ये हैं जी मोस्ट इनक्योरेबल डिजीज। मोस्ट इनक्योरेबल वो हैं, कह रहे ये जो इनरोड्स बना दी जाती हैं, ये जो लकीरें खींच दी जाती हैं एक तरह से ह्यूमन हेल्थ पर, ये जो गड्ढे कर दिए जाते हैं, ये जो चोट पहुंचा दी जाती है उन ह्यूमन हेल्थ पर, किसके द्वारा? बाय एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट के द्वारा। एलोपैथिक और नॉन हीलिंग आर्ट के द्वारा ये जो इनरोड्स तैयार कर दी जाती है ह्यूमन हेल्थ पर, ब्रैकेट में करें मोर पर्टिकुलरली इन रिसेंट टाइम, खास करके रिसेंट टाइम में। डॉक्टर दीप शिखा, जी रिसेंट टाइम में क्यों कहा रिसेंट टाइम में? डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर साहू सर, रिसेंट टाइम में क्यों कहा मोर पर्टिकुलरली? पहले क्यों नहीं? पहले वालों को थोड़ा सा क्यों उन्होंने वो कर दिया, क्षमादान सा दे दिया? बस एलोपैथिक डिजीज ये मेडिसिन के प्रैक्टिस के साथ ये और भी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ता चला जा रहा है, जितना चलो, उनकी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन और जो प्रैक्टिस है। हाँ हाँ, बेसिकली बहुत अच्छा आपका भाव आ गया। बात ये है कि पहले तो नीम हकीम तरीके से किया करते थे, मोटा मोटा। अब ये मोर प्रिसाइजली अटैक करते हैं, मोर प्रिसाइजली, मोर रिफाइन, मोर बारीक चोट पहुंचा रहे हैं। जितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है एक इसका, उतना ही ये फाइन अटैक कर रहा है, बारीक चोट, जेनेटिक मशीनरी तक को टच कर दे रही है मेडिसिन इनकी आज। और पहले मान लो सो कॉल्ड सेलुलर फिजियोलॉजी को करती थी, पहले पॉलीक्रैस्ट दे दिया करते थे। समझ रहे हो ना मैं कहाँ बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर दीप से? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है कि एक झोला छाप गली में बैठा हुआ कम खतरनाक है एक बहुत बड़े वेल सेटल्ड हॉस्पिटल से। जो डॉक्टर MD DM जो भी जितनी डिग्रियां हैं वो करके आया है, वो और ज्यादा बारीकी से चोट पहुंचाने, वो शार्प शूटर हो जाता है बेसिकली। तो इसलिए एनीमैन साहब ने कहा कि मोर पर्टिकुलरली इन रिसेंट टाइम, जितना रिसेंट टाइम होता चला जाएगा, आगे जितना डेवलपमेंट होता चला जाएगा रोंग तरीका, वो उतना ही बारीकी से चोट पहुंचाने वाला और ज्यादा डेंजरस चोट पहुंचाने वाला हो सकता है। अब देखो छोटा सा, ये हर क्षेत्र में है डॉक्टर दीपशिखा। आप ये देखो, अभी ले लो, अभी क्या हुआ है, पहले झगड़ा हुआ करते थे, पहले झगड़े होते थे, हाथापाई होती थी, फिर डंडे आ गए, फिर चक्कू छुरे आ गए, फिर गन आ गई, है जी। और गन, और अब पता चला गन की जगह अब इंसान आपस सामने भी नहीं आते, वो क्या कहते हैं, ये मोबाइल से चलने वाला आ गया, वो ये मैं नाम नहीं दे पा रहा, अब वहीं बैठा रहता बंदा, दूर से शूट कर देता, अब वो आ गया, है ना।
तो जी। ये उधर भी हो रहा है। अभी सुनने में आता है फॉर एग्जांपल जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ कि उधर प्लेन गए नहीं, यहीं बैठे बैठे उससे हाँ। सैटेलाइट से शूट कर दी चीजें। तो ऐसे ही अपने पहले क्या था, पहले नीम हकीम जड़ी बूटी मोटी मोटी दे देता था, फिर उसके बाद बारीक हुआ, फिर उसके बाद और बारीक हुआ, फिर ये एंटीबायोटिक्स में आए, फिर इन एंटीबायोटिक्स में भी फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक या दूसरे तरीके डेवलप हो रहे। तो इसलिए हैनीमैन साहब का ये जो रिसेंट टाइम जो कहा, ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। आज से 50 साल 100 साल बाद भी ये लाइन ऐसे ही ताजा रहेगी जैसे आज है हमारे समय पर। और ऐसे ही ये ताजा फ्रेश थी हैनीमैन साहब जब लिख रहे थे ऑर्गेनन तब, मोर पर्टिकुलरली इन रिसेंट टाइम। तो कह रहे हैं कि दीज इनरोड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड बाय एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट आर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेज, और खास करके किसमें, सभी क्रॉनिक डिजीजेज में, एक्यूट में नहीं, एक्यूट को तो एक बार को फिर भी अलग है, सभी क्रॉनिक डिजीजेज में जो ये इनरोड्स बना दी जाती हैं नॉन हीलिंग आर्ट के द्वारा, जो कि मोस्ट निंदनीय है, मोस्ट निंदनीय है और मोस्ट इनक्योरेबल है। जी बिल्कुल। जो ये इनरोड्स बना दी जाती है, जो चोट पहुंचा देती। तो हैनीमैन साहब यहाँ कह रहे हैं कि एंड आई रिग्रेट टू ऐड दैट इट इज अपरेंटली इम्पॉसिबल टू डिस्कवर और टू हिट अपॉन एनी रेमेडीज फॉर देयर क्योर व्हेन दे हैव रीच्ड एनी कंसिडरेबल हाइट। ये है कि ये मुझे खेद है इस बात को जोड़ते हुए यहाँ कि अपरेंटली इम्पॉसिबल टू डिस्कवर, संभवतः डिस्कवर करना इन डिजीज स्टेट के लिए कोई मेडिसिन को, कोई रेमेडी को डिस्कवर करना और वो मेडिसिन के द्वारा हिट करना इनके क्योर के लिए वो लगभग इम्पॉसिबल है। जब खास करके कब इम्पॉसिबल है, जब ये एक कंसिडरेबल हाइट तक पहुंच जाए ये इनरोड्स। अगर ये बिगड़ते 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 कंसिडरेबल हाइट तक अगर पहुंच जाए पैथोलॉजी, तो वहां से उस लेवल पर ना तो कोई रेमेडी समझ में आने की कि यहाँ क्या मेडिसिन दें, और ना ही क्योर करना संभव है। और कह रहे हैं इस बात को मुझे यहाँ जोड़ते हुए अफसोस भी है, बड़ा खेद है। ठीक है साहब, तो 76 में पता चलेगा कि क्यों नहीं है। 76 में ये पता चलेगा कि रेमेडी का संभव क्यों नहीं है डिस्कवर हो पाना जब ये कंसिडरेबल हाइट तक पहुंच जाते हैं। तो ये 76 में बताएंगे, और 76 में ये भी बताएंगे कि फिर इस तरह के जो एक तरह से इनक्योरेबल कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, जहां होम्योपैथिक रेमेडी का ढूंढ पाना असंभव ही है, वो कैसे फिर उनका क्या भविष्य है, या वो कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, हम वो कैसे हैंडल किए जाएंगे, कैसे उनको ट्रीट किया जा सकता है, ये 76 में बताएंगे। तो आज यहीं रुकेंगे, 76 में बहुत अच्छी बात आएगी आगे। ठीक है, जी हाँ, किसी को कुछ कहना है? चलो खैर, ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम 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 राम।